हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। जिस चैप्टर का नाम है ब्रिटिश आर्थिक नीति और प्रभाव। आज ये नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत जो पहला टॉपिक हम आज आपको पढ़ाएंगे उस टॉपिक का नाम है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण। उस टॉपिक का क्या नाम है? ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि भारत में 1498 में पहली जो पुर्तगाली कंपनी आई थी उस कंपनी का नाम था एस्टादो द इंडिया। वह 1498 में जो है कालीकट बंदरगाह पर उतरा था और जब जमोरिन जो है वह वहाँ के शासक जो थे उनका स्वागत किया था। वास्को डी गामा का भारत आगमन भारत में साम्राज्यवाद का आगमन का सूचक था और इसके निहितार्थ को भारतीय शासक नहीं पहचान सके। आए थे तो व्यापार करने के लिए और खासकर मसाला लेने के लिए, लेकिन मसालों की गूंज ने यूरोप में वह एक तरह से कहिए कि वातावरण निर्मित कर दिया कि जो भी यूरोपीय प्रमुख जो व्यापारी देश थे वो सभी भारत की ओर जो है आना शुरू कर दिए। और इसी क्रम में पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, डेनिश आए, इंग्लैंड आए और इन सभी में अंतोदगत्वा ब्रिटिश कंपनी ने सभी अन्य यूरोपीय कंपनियों को पराजित करके जो है भारत पर अपना व्यापारिक एकाधिकार बना लिया। और फिर जो है 1757 में जो है एक प्लासी का युद्ध हुआ और फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इससे अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी का अधिकार मिल गया। कहने का अर्थ यह है कि अब अंग्रेज जो है भारत में एक आए थे तो व्यापारिक कंपनी के रूप में, लेकिन एक राजनीतिक शक्ति बन गए और इसको राजनीतिक शक्ति बनाने में बहुत बड़ा हाथ मुगल शासक औरंगजेब के बाद जो भी उत्तराधिकारी हुए, जिन्होंने यूरोपीय कंपनियों को बहुत रियायत दी और उन रियायतों का उन यूरोपीय कंपनियों ने फ़ायदा उठाया और जो भारत की अर्थव्यवस्था थी अंग्रेज़ों के आने से पहले वह आप कह सकते हैं कि अधिशेष था, सरप्लस पर था और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी। कृषि और हस्तशिल्प इसकी पहचान थे और इसका जो है हस्तशिल्प का डिमांड यूरोप के बाज़ार में बहुत था। लेकिन अंग्रेज जब आए तो उन्होंने यहाँ के हस्तशिल्प को कमज़ोर करना चाहा और भारत में लूट मचाना शुरू किया। हस्तशिल्प को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने भारत के सूती वस्त्र पर इंग्लैंड में काफ़ी उच्च आयात दर लगाया। रेशमी वस्त्र और रंगीले वस्त्रों पर भी उसने प्रतिबंधित तक कर दिया। कहा जाता है कि चीनी के आयात पर 400% तक उन्होंने आयात कर लगा दिया था। बंगाल से कुछ वस्तुएं जैसे सूती वस्त्र हुआ, रेशमी वस्त्र हुआ, सोरा हुआ, चीनी हुआ, इसका निर्यात काफ़ी प्रभुत मात्रा में यूरोप और खासकर इंग्लैंड में होता था। कहने का अर्थ कि अंग्रेजों ने जानबूझकर जो भारत की अर्थव्यवस्था एक खुशहाल अर्थव्यवस्था थी, जो अधिशेष थी, आत्मनिर्भर थी, उसको औपनिवेशिक ढांचा में बदल दिया। और इसके लिए और साथ साथ अंग्रेजों ने क्या किया कि अंतर्देशीय व्यापार पर भी दिन प्रतिदिन अधिकार कर लिया। बक्सर का युद्ध का सबसे बड़ा कारण यही था कि अंग्रेजों का अंतर्देशीय व्यापार पर दखल बढ़ता जा रहा था। और दूसरी बात कि भारतीय व्यापारियों को कुछ क्षेत्रों में विशेषाधिकार मिला था, जैसे नमक का व्यापार करना या सुपारी का व्यापार करना या तंबाकू का व्यापार करना। अंग्रेज व्यापारियों ने उस पर भी जो है अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि भारतीय व्यापार वाणिज्य एकदम नष्ट हो गया। भारतीय व्यापार वाणिज्य नष्ट हो गया और भारत की अर्थव्यवस्था इंग्लैंड की अनुषंगी या आश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में कन्वर्ट हो गई। यही पृष्ठभूमि है। और सबसे बड़ा बात कि इस बार जो
अब से पहले इस बार जो भारत से जो ये लूट मचा, भारत के धन का जो लूट मचा, उससे भारत को फायदा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से जो लूटा हुआ धन था वह अंग्रेज इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति तो लाया, लेकिन भारत में को औद्योगिक क्रांति के अगुआ देश इंग्लैंड के उत्पादित वस्तुओं का जो है आयातक बना दिया। यह एक बहुत बड़ा, यहाँ के धन का उपयोग यहाँ के लोगों ने नहीं किया। अब दूर 6000 मील दूर बैठे इंग्लैंड के लोग करते थे और उनकी खुशहाली और समृद्धि बढ़ती जा रही थी और औद्योगिक क्रांति वहाँ हो गई। यह हो गया एक पृष्ठभूमि। एक थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने जो है एक तरह से कह सकते हैं कि आधुनिक आर्थिक चिंतक थे और उन्होंने जो है उपनिवेशवाद को जो है की तार्किक व्याख्या की थी और 3 उसके चरण बताए थे। उसी से हमारे एक भारतीय इतिहासकार हैं, उनका नाम है रजनी पामदत्त, और रजनी पामदत्त ने भी जो है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 चरण बताए कार्ल मार्क्स की तरह। ठीक, उनकी पुस्तक का नाम, रजनी पामदत्त की पुस्तक का नाम जो है इंडिया टुडे। उस पुस्तक में उन्होंने कार्ल मार्क्स से प्रभावित होकर भारतीय जो उपनिवेशवाद है, चाहे ब्रिटिश उपनिवेशवाद है, उसको 3 चरण में बांटा। उसका पहला चरण जो है वह वाणिज्यिक चरण है। उसका पहला चरण क्या है? वाणिज्यिक चरण है। दूसरा 1757 से लेकर 1813 तक यह जो है वाणिज्यिक चरण होता है, और उसके बाद जो सेकेंड फेज है वह है मुक्त व्यापार का काल या औद्योगिक पूंजीवाद का काल। अठारह सौ 13 से 1857। और तीसरा है जो है वित्तीय पूंजीवाद। अठारह सौ 57 से 1947 तक। ये जो है 3 चरण में आरपी दत्त ने, रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में कार्ल मार्क्स से प्रभावित होकर ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 चरण बताए। पहला वाणिज्यिक चरण 1713 तक। दूसरा चरण मुक्त अर्थव्यवस्था का काल या औद्योगिक पूंजीवाद का काल 1813 से 1857 तक। और तृतीय चरण था 1857 से लेके 1947 तक। ये वित्तीय, और इसको वित्तीय पूंजीवाद कहा जाता है। तृतीय चरण को वित्तीय पूंजीवाद कहा जाता है। देखिए, उपनिवेशवाद जो है साम्राज्यवाद का एक प्रकार है। उपनिवेशवाद क्या है? साम्राज्यवाद का एक प्रकार है। उपनिवेशवाद जो है साम्राज्यवाद का एक प्रकार है। साम्राज्यवाद एक जो है प्राचीन सिद्धांत है और उपनिवेशवाद जो है एक नवीन सिद्धांत है। साम्राज्यवाद शब्द जो है वो लैटिन शब्द इंपीरियल से बना है, जिसका अंग्रेजी शब्द रूपांतरण इंपीरियलिज्म है और हिंदी में उसको साम्राज्यवाद कहा जाता है। साम्राज्यवाद का अर्थ है कि अपने राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर अपने भू क्षेत्र को उपनिवेश बनाना और भू क्षेत्र को उपनिवेश बनाना। साम्राज्यवाद एक राजनीतिक दर्शन है, वहीं उपनिवेशवाद एक आर्थिक दर्शन है। साम्राज्यवाद में एक राजनीतिक विचारधारा है, उपनिवेशवाद एक आर्थिक विचारधारा है। साम्राज्यवाद एक प्राचीन सिद्धांत है, उपनिवेशवाद एक नवीन सिद्धांत है। साम्राज्यवाद में क्या होता है कि इसका स्वरूप राजनीतिक है और उपनिवेशवाद का स्वरूप आर्थिक है। साम्राज्यवाद में जो निरंकुश सरकार का गठन होता है, जनता को कोई अधिकार नहीं, लेकिन उपनिवेशवाद में जो है सरकार कम निरंकुश तो होती है, लेकिन कम निरंकुश होती है और जनता को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। साम्राज्यवाद में जो है अपने राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर जाकर प्रदेशों को अपने अधिकार में करना, लेकिन यहाँ उपनिवेशवाद में ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर है कि राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर राष्ट्रीयता का भी प्रसार होता है, जैसे ब्रिटिश उपनिवेशवाद में भारत में राष्ट्रीयता का प्रसार हुआ। और भी जगह हुआ, अमेरिका में भी हुआ, ऐसी बात नहीं कि भारत में ही हुआ। तो ये हुआ और दूसरी बात कि साम्राज्यवाद में आर्थिक विकास का कोई चांस नहीं है, लेकिन उपनिवेशवाद में आर्थिक विकास का संभावना है। दूसरा बात कि उपनिवेशवाद जो है एक शांतिपूर्ण प्रक्रिया है, और जब उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो है आवाज़ उठने लगती है और हिंसा का सहारा लिया जाता है तो उसी को साम्राज्यवाद भी कहा जाता है। तो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, एक महीन अंतर है, लेकिन वह यह अंतर जो है वह एक दूसरे को
एक दूसरे से अलग कर देता है। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। यह आपके प्रारंभिक, चूंकि यह अभी जो टॉपिक है वो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन एक जो है बेसिक कॉन्सेप्ट हर चीज़ का होना चाहिए, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। अब जो है, अब हम लोग आते हैं, जो रजनी पामदत्त ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 चरण बांटे और जो कार्ल मार्क्स से प्रभावित था, उसका पहला चरण था वाणिज्यिक चरण। वाणिज्यिक चरण ये 1757 से लेकर 1813 तक का चरण था। देखिए 1757 में जो आप स्थिति देखिएगा, तो इंग्लैंड ब्रिटिश कंपनी का जो भारत में स्थिति था, EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भारत में स्थिति थी, इस समय कुछ विदेशी कंपनी भी थी। इसको जो है बाहर करके ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना एकाधिकार प्राप्त करना था, इसके लिए भी संघर्ष कर रहा था। दूसरा, अभी तक वह ब्रिटेन से धातु लाता था और भारतीय वस्तु को खरीदता था और फिर जो है इंग्लैंड के बाजार में भेजता था। तो अब जो है इंग्लैंड से पैसा नहीं लाना पड़े, धातु मतलब कीमती धातु नहीं लाना पड़े भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए, उसका जो है उपाय भारतीय राजस्व से ही किया जाए। इस वाणिज्यिक चरण के 2 विशेषता है। अन यूरोपीय कंपनियों को हटाना, फ्रेंच कंपनी हो, डच कंपनी हो, पुर्तगाली कंपनी हो, पहला उद्देश्य, और भारतीय व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। दूसरा था, जो इंग्लैंड से वो कीमती धातु लेकर भारतीय वस्तुओं को खरीदते थे, वह न हो, भारतीय राजस्व ही भारतीय सामान खरीदा जाए, फिर उसको इंग्लैंड के बाजार में बेचा जाए। यही उद्देश्य थे 2 इनके। तो संजोग से 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 में फिर बक्सर का युद्ध हुआ और बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिल गई। और इस दीवानी में इन लोगों ने लगान जो है, चूंकि कहीं ना कहीं कहने को तो नवाब का शासन था, लेकिन वास्तविक शक्ति उस समय अंग्रेजों के हाथ में आ गई थी इलाहाबाद की प्रथम संधि के बाद, और द्वैत शासन बंगाल में लगा दिया गया था, जहां उत्तरदायित्व तो नवाब के पास था, लेकिन शक्ति जो थी वह अंग्रेजों के पास थी। और मनमाना लगान वसूल करके जो है किसानों का शोषण किया गया, और उस राजस्व से, भू राजस्व से, या जो नागरिकों से, जैसे कलकत्ता के नागरिकों से, बंबई के नागरिकों से, मद्रास के नागरिकों से अंग्रेजों ने कुछ जो स्थानीय कर लगाकर खूब काफ़ी धन इकट्ठा किया। इसको एक तरह से कह सकते हैं कि आर्थिक लूट। अंग्रेजों ने इस चरण में आर्थिक लूट को प्रश्रय दिया, और उस लूट से जो है वह भारतीय सामान खरीदता था और फिर उससे दोहरा मुनाफा कमाता था और इंग्लैंड के बाजार में उसको बेचता था। एक तो वहाँ जो बेचने में उसको मुनाफा होता था, और यहाँ से वस्तु जो है उसको कम दाम में मिलता था। और दूसरी बात, इस चरण में अंग्रेजों ने यह भी टारगेट किया कि भारत का जो सामान, कुछ सामान जैसे सूती वस्त्र है, रेशमी वस्त्र है, या चीनी हुआ, सोरा हुआ, इस सब का जो निर्यात है उसको कम किया जाए। सूती वस्त्र के आयात पर इंग्लैंड में प्रतिबंध लगा दिया गया, उच्च आयात कर लगा दिया गया। रेशमी वस्त्र को और रंगे हुए वस्त्र को बंद कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। चीनी पर कहा जाता है कि 400% अंग्रेजों ने आयात कर लगा दिया था। कहने के भारतीय वस्तुओं के निर्यात को उन लोगों ने हतोत्साहित करना शुरू किया, लेकिन वहाँ काफ़ी डिमांड था। कहा जाता है कि इंग्लैंड के लोग जो है ऊनी कपड़ा जो पहनते थे तो खुरदरे होते थे, उनके स्किन को टच करता था, और भारतीय सूती वस्त्र का वहाँ काफ़ी डिमांड था। इसलिए अंग्रेजों को यह लगता था कि जब तक इस सब चीज़ को डिस्करेज नहीं करेंगे तो हमारा जो है राजस्व में बढ़ोतरी नहीं हो पाएगा। और यहाँ से जो आर्थिक लूट मचा वह इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। इंग्लैंड में क्या किया? औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। इसी आर्थिक लूट से कहा जाता है कि इंग्लैंड की जो राष्ट्रीय आय था उसका 2% का जो हिस्सा था वह कहीं ना कहीं भारत से ही जाता था, और वह आर्थिक लूट था। इस आर्थिक लूट ने ब्रिटेन में पूंजी संचय को जन्म दिया, और इस पूंजी संचय से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आ गई। इस चरण में अंग्रेजों ने भारत में कोई मूलभूत सुधार नहीं किया, न न्यायिक सुधार किया, न आप कह सकते हैं कि सांस्कृतिक सुधार किया, न सामाजिक सुधार किया, न प्रशासनिक सुधार किया। भारत की जो कमोबेश स्थिति प्राचीन काल से बनी रह रही थी उसी को रहने दिया गया। यही है आपका वाणिज्यिक चरण। मेरे ख्याल से वाणिज्यिक चरण को समझने में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। वाणिज्यिक चरण से बाद है दूसरा चरण, जो है 1813 से शुरू होता है, जिसको हम लोग मुक्त व्यापार का काल कहते हैं।
दूसरा चरण कब से शुरू होता है? 1813 से शुरू होता है और ये मुक्त व्यापार का काल कहलाता है और इसको औद्योगिक पूंजीवाद भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? औद्योगिक पूंजीवाद भी कहा जाता है। 1813 का वर्ष में जो है पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय व्यापार पर जो एक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया और इससे जो है चूंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आ गई थी, अब इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति आ गई थी तो भारतीय जो बाजार है उसको इंग्लैंड का भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था का आश्रित बनाया जाए, यहाँ से कच्चा माल ज़्यादा से ज़्यादा जाए। और चूंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति भी बहुत तेज़ी से हो रही थी और वहाँ से जो वस्त्र बने, वहाँ से जो वहाँ के कारखानों से जो वस्तु का उत्पादन हो वो भारत में बाजार के रूप में उसका प्रयोग किया जाए, इस समय इन लोगों का उद्देश्य था। चूंकि भारत में इस समय कृषि और शिल्प काफ़ी उच्च अवस्था में था, कृषि और शिल्प उत्पादन, तो शिल्प उत्पादन कहीं ना कहीं इंग्लैंड के जो औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन को प्रतिस्पर्धा दे सकते थे, इसलिए अंग्रेजों ने भारत के शिल्प उत्पादन को डिस्करेज करना शुरू किया, हतोत्साहित करना शुरू कर दिया। कहने का अर्थ भारत को एक कृषि मूलक अर्थव्यवस्था बना दिया। भारत को क्या किया? कृषि मूलक अर्थव्यवस्था बना दिया और हस्तशिल्प का पूरा सा पूरा डैमेज कर दिया। कृषि मूलक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने जो है अस्थायी बंदोबस्त लाया बंगाल में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस के कुछ क्षेत्रों में। इसका एक ही था कि भारत में एक समर्थक जमींदार वर्ग तैयार करना और रैयतवाड़ी व्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य था कि किसानों के शोषण को बढ़ाना। ये सब चीज़ हम देखते हैं। और चूंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही थी तो भारत से कच्चा माल और अच्छा माल इंग्लैंड के कारखानों को मिले और वहाँ से तैयार माल का जो उपयोग है भारत में एक बाजार के रूप में किया जा सके। तो कहने का अर्थ कि भारतीय अर्थव्यवस्था को इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था का आश्रित बना दिया गया। अब यहाँ से कच्चा माल जाए कैसे इंग्लैंड और वहाँ से जो है निर्मित वस्तु भारत में कैसे भारत के कोने कोने तक पहुँचे, उसके लिए अंग्रेजों ने रेलवे का विकास किया। रेलवे का विकास अंग्रेजों ने सिर्फ इसलिए किया था कि भारत से कच्चा माल जो है सुदूर क्षेत्रों से कच्चा माल जो है बंदरगाह तक पहुँचे और बंदरगाह से पानी के जहाज के द्वारा वह इंग्लैंड के तट पर पहुँच जाए। फिर इंग्लैंड के तट से निर्मित वस्तु जो वहाँ के कारखानों में बना है वह फिर जो है पानी के जहाज से भारतीय बंदरगाह पर पहुँचे और भारतीय बंदरगाह से फिर सुदूर क्षेत्रों तक रेलवे उसको पहुँचा दे। रेलवे का दूसरा उद्देश्य था विकास करने का। जब भारत में कोई विद्रोह हो तो उस विद्रोह को सेना जो है रेलवे के द्वारा सेना को उस जगह पर पहुंचाया जाए ताकि विद्रोह को दबाया जा सके। तो कुल मिला के यही है आपका द्वितीय चरण। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। द्वितीय चरण 1813 से लेकर 1857 तक चला। 1858 भी कह सकते हैं, 1858 तक भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तीसरा चरण जो है वित्तीय पूंजीवाद का चरण है। तीसरा चरण क्या है? वित्तीय पूंजीवाद का चरण है। वित्तीय पूंजीवाद, वित्तीय पूंजीवाद जो है 1858 से 1947 तक के लास्ट चरण है। और इस चरण में सबसे बड़ा बात इंपॉर्टेंट चीज है कि दो चीज हो रहा था। यूरोप में जो राजनीतिक स्थिति काफी चेंज हो रही थी। औद्योगिक क्रांति यूरोप में सभी देशों में हो चुका था। यूरोप के बहुत सारे देश ये सोचते थे कि अब उपनिवेश मिले। उपनिवेश क्यों मिले? तो कच्चा माल मिले और एक बाजार उपनिवेश के रूप में उसका प्रयोग किया जाए। उपनिवेश का प्रयोग कच्चा माल के रूप में किया जाए और बाजार के रूप में किया जाए। और इसकी खोज उस समय यूरोप में सभी देशों ने शुरू कर दिया। इंग्लैंड उस समय काफ़ी आगे था, उसने भारत का प्रयोग एक उपनिवेश के रूप में करना शुरू कर दिया। दूसरा बात यह कि यूरोप में इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी तो वहाँ काफ़ी मात्रा में धन आ गया था। अब धन का निवेश कहाँ करें? तो धन का निवेश इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना भारत में किया जाए, क्योंकि भारत में श्रमिक बहुत सस्ता है। भारत में श्रमिक बहुत सस्ता है, तो कम खर्च पर जो है भारत में जो है अगर औद्योगिकरण किया जाए तो हमारा जो है काम हो जाएगा। लेकिन यह जो इन्वेस्टमेंट था वह ऐसे क्षेत्रों में नहीं था जहाँ भारतीय प्रतिस्पर्धा तैयार हो सकता था। जैसे इस्पात उद्योग में अंग्रेजों ने इन्वेस्ट नहीं किया, न ही सूती वस्त्र उद्योग में इन्वेस्ट किया, क्योंकि ये लंकाशायर और मैनचेस्टर के प्रतिकूल था। उन लोगों ने कहाँ इन्वेस्ट किया? तो वित्तीय बाजार में।
जैसे बीमा में, शेयर बाजार में, जहाजरानी में या बागानी बाजार में, जैसे आपको कह सकते हैं चाय उद्योग हुआ, रेशम उद्योग हुआ, ये सब जो है, पटसन हुआ, कहवा हुआ, ये सब में इन लोगों ने उत्पादन किया। देखिए एक चीज़ और बता देते हैं, यह चीज़ यहाँ पर भी था। और चाय जो बागवानी फसल का उत्पादन, अंग्रेजों ने जो है मुक्त व्यापार के काल में, औद्योगिक पूंजीवाद के काल में भी खाद्यान्न फसलों को हतोत्साहित किया था और बागवानी फसलों को जो है प्रोत्साहित किया था। देखिए एक बात मैं बता देता हूँ, जो तीनों चरणों की जो मुख्य विशेषता है, ऐसी नहीं है कि एक चरण की विशेषता थी तो वह समाप्त हो गई। हर चरण की विशेषता हर चरण में दिखाई देगी, लेकिन यही है कि उस चरण की विशेषता उस काल में ज़्यादा प्रभावी होगी। ये बात ध्यान रखिएगा। ये नहीं है कि जो वाणिज्यिक पूंजीवाद का जो पहला चरण है वह वित्तीय पूंजीवाद में देखने को नहीं मिलता है, देखने को मिलता है, लेकिन लक्षण कमजोर हो गए, लक्षण समाप्त नहीं हो गए। ये तीनों लक्षण तीनों फेज में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बस एक लक्षण मजबूत हो रहा है और दूसरा लक्षण कमजोर हो रहा है। ये मत सोचिएगा कि वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण औद्योगिक पूंजीवाद में नहीं दिखाई देगा और औद्योगिक पूंजीवाद का जो लक्षण है वो वित्तीय पूंजीवाद में नहीं दिखाई देगा। सारे लक्षण एक दूसरे से दिखाई देंगे। तो ये सब यहाँ पर हम लोगों को देखना पड़ रहा है। अब क्या है कि भारत में अब ये जो रेलवे आया, चाहे कुछ भी जो धन का निवेश हो रहा है, तो सार्वजनिक ऋण वो उसका वहन अब कौन करेगा? जो ऋण का जो ब्याज है वो अदायगी कौन करेगा? तो भारत के धन से ही किया गया। भारत के धन से, जैसे रेलवे का विकास किया जा रहा था बहुत तेजी से, तो रेलवे पर 5% का जो शेयर होल्डर को जो लाभांश दिया जा रहा था वो भारतीय ही चुका रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि भारत में पूंजी जो भी था वो जो है इंग्लैंड की ओर जाने लगा। तो भारत में पूंजी निर्माण अब नहीं संभव रह गया। जब भारत में पूंजी निर्माण संभव नहीं रह गया तो भारतीय राष्ट्रवादियों ने इसका जमकर आलोचना किया और बहुत सारे जो है राष्ट्रवादी इतिहासकार जो हैं, हमारे जैसे दादा भाई नौरोजी हुए, रमेश चंद्र दत्त हुए, राणा आडे हुए, उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले हुए, जी सुब्रमण्यम अय्यर हुए, ये सारे नेताओं ने जो है विरोध किया। कार्ल मार्क्स ने तो अंग्रेजों की नीति को घिनौनी नीति तक कह दिया। अंग्रेजों की जो औपनिवेशिक नीति थी भारत में उसको घिनौनी नीति कह दिया और इसी से भारत में जो है पूंजीवाद के विरोध जो है भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। और दूसरी बात यह कि इस काल में श्रमिकों का शोषण बहुत तेजी से हुआ। इस काल में वित्तीय पूंजीवाद के काल में श्रमिकों का शोषण बहुत तेजी से हुआ और यही कारण है कि विभिन्न प्रकार के श्रमिक संगठन इस काल में आपको देखने को मिलते हैं। इस काल में देखने को आपको मिलते हैं। यही आपका जो है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 चरण। इसमें मूलतः परीक्षा में जो आपसे पूछा जाएगा प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, वह यही सवाल पूछा जाएगा कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 चरण किस पुस्तक में वर्णित है? तो इंडिया टुडे में। कौन किया था? रजनी पामदत्त ने किया था। रजनी पामदत्त किससे प्रभावित थे? कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। परीक्षा में इसी 3 प्रकार के आपसे प्रश्न आएंगे और इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं आएंगे। अगर मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कर दिया तो जो मैं वीडियो में लेक्चर दिया हूँ उसको आपके लिए काफ़ी है। और यह लेक्चर जो है प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी तो उपयोगी है ही, सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, जो इतिहास में प्रश्न आते हैं आधुनिक भारत से, और वैकल्पिक विषय भी इतिहास का किसी का है तो उसमें भी ये काफ़ी तेज़ी से उनको फ़ायदा करेगा। दूसरा बात यह है कि जो यूजीसी नेट वगैरह दे रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो जो है काफ़ी लाभप्रद है। मेरे ख्याल से अगर वो ठीक से इनको पढ़ेंगे तो कहीं भी अन्यत्र उनको भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी के साथ मैं ये वीडियो आज यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। आज ब्रिटिश आर्थिक नीति और प्रभाव का एक पहला जो टॉपिक था ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 चरण वो समाप्त हो गया और यहाँ से अब दूसरे टॉपिक के साथ मैं कल फिर प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।